हे आकाश, हॉस्टल से तू घर आ गया और मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं आंटी से क्या सुन रहा हूँ। आंटी ने बताया तू साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? आर्यन, जो कि आकाश का दोस्त था, आकाश से मिलने के लिए उस घर आया हुआ था। हालत देख वो चिंतित हो उठा। कमरे में आर्यन की आवाज सुनकर आकाश ने चौंककर अपनी आंखें खोली। आर्य, कब आए तुम? आओ बैठो ना। अरे तू बेड से ना उठ, मैं यहीं चेयर पर बैठ जाता हूँ ना कहकर आर्यन चेयर पर बैठ गया। सो जा, या फिर तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ। आर्यन, माँ को बस फिक्र लगी रहती है। आकाश बेड पर बैठ गया। आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है आकाश, अपनी सेहत पर ध्यान दिया कर तू। मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही पागल हूँ। ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं। हो रहा है मेरे साथ अजीब सा। आकाश के चेहरे पर रहस्यमयी भाव दिख रहे थे। साफ साफ बता आकाश, आखिर बात क्या है? रुको, मैं तुझे सब बताता हूँ ना कहकर आकाश बेड से उतरकर अपनी अलमीरा से फोल्ड किया हुआ कागज काल आर्यन की ओर बढ़ा और कहता है, इसे खोलो और देखो। आर्यन ने जब उसे खोला तो अचंभित हो गया। छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। स्केच इतनी सुंदर थी कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। ने सवालिया नजरों से आकाश को देखा। यही वो राज है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियर्स ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में जबरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर उस मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। यदि मैं ऐसा ना करता तो वे मुझे झूठे केस में फंसाकर हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी चचरी को पार कर मैं किसी तरह वहां पहुंचा। वो सचमुच बहुत डरावना था आर्यन। वहीं मुझे इस बच्ची की ये स्केच मिली, धूल से सनी टूटे फूटे सामानों के बीच। मुझे ये अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ले ली। वहां से लौटकर मैंने ये चित्र दिखाकर अपने सीनियर्स की बोलती बंद कर दी कि वे खुद वहां जाने से डरते थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। आकाश मानो यादों में खोया हुआ बोले जा रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वह उसी नदी के किनारे खड़ी थी और ये कह रही थी कि पापा, आप मुझे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मुझे रोज रात को दिखता है। और आर्य, जब कभी भी मैं सो रहा होता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सिरहाने में बैठा हुआ है और मेरे माथे पर हाथ रखकर सहला रहा है। ऐसी और भी चीजें हुई है आर्यन, जिसे बताऊं तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाजें भी सुनी है। हॉस्टल में तो मेरी हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहाँ भी मेरे साथ वही होता रहा। ये सब मैंने माँ पापा को बताया तो वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को पढ़ाई का प्रेशर और रैगिंग का डर बताया। पर आर्यन, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूँ, सिर्फ बंद आँखों से ही नहीं। मैंने उस बच्ची को खुली आँखों से भी देखा है। आकाश भयभीत स्वर में बोला। क्या? बैठा आर्यन चौंक गया। हाँ, मैंने उसे इस रूम में कई दफा देखा है, पर मैं किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। आकाश काफी परेशान था। आकाश, लिसन, तू आराम कर यार, ज्यादा सोच मत, तू रेस्ट कर भाई। मैंने कहा ना आर्य, मैं बीमार या पागल नहीं हूँ। आकाश, तू माने या ना माने, मुझे आराम की जरूरत है। जरूरी नहीं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला हर इंसान पागल ही हो। मुझे तेरी बातों पर यकीन है। पर आर्यन की बात को बीच में ही काटकर आकाश बोला, मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों का जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने के लिए। और ये सब मुझे यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो मेरे साथ आएगा? ये कोई फिल्म नहीं है आकाश, इससे क्या फायदा होगा? हाँ या ना? आकाश, पर साथ आएगा या नहीं? ओके फाइन, मैं आऊँगा तेरे साथ, पर
तो मुझे डिटेल्स में प्लान बताएगा या समझाएगा तब। आर्यन ने आखिरकार आकाश की बात मान ही ली। आकाश की जीत के आगे आर्यन को झुकना पड़ा, और झुकता भी क्यों ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। 2 दिन बाद आर्यन ट्रेन स्टेशन पर बैठा आकाश का इंतजार कर रहा था। ये आकाश अब तक नहीं पहुंचा, सिर्फ इसे डींगे हाँकना आता है। आर्यन अपनी घड़ी से टाइम देखकर बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया। एक हाँफती हुई आवाज उभरी। पलट कर देखा तो आकाश खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। आर्यन ने आकाश का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन के अंदर चल बैठे। टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है। आर्यन ने अपना बैग ऊपरी बर्थ पर रखते हुए कहा। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई। आकाश मुस्कुरा उठा। वैसे आकाश, तेरा इलाज चल रहा था ना, ऐसे में अंकल आंटी ने तुझे रोका नहीं? आर्यन ने सवालिया नजरों से आकाश को देखा। पहले तो नहीं माने, पर फिर वो मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और आकाश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्यन ने हैरान होकर कहा, वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता? सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली बच्ची का पता लगाने जा रहा हूँ। क्या वे मान जाते? नहीं ना, मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट मी आर्य, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके आकाश, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? आर्यन के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए आकाश ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों का जवाब होंगे। अच्छा, कौन है वो? पेशेंस आर्य, पेशेंस। कितने सवाल करता है तू? पानी तो पीने दे यार। ओके ओके। वक्त बीता, रात हो गई। हवाओं को चीरते हुए ट्रेन बढ़ा जा रहा था। सारे यात्री नींद के आगोश में समा चुके थे। आकाश भी अपने बर्थ पे सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। सामने पाया कि सी बच्ची जिसको सपने में देखता था वो उसके सामने खड़ी थी। तो तुम? आकाश उसे देख हैरान हो गया। वह किसी तरह आर्यन को जगा के दिखाना चाहता था कि ये बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो कानों में तेल डाले सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट कर आकाश ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे ना चाहते हुए भी सीट के नीचे देखना पड़ा। वहां पड़ी एक बॉल को देख आकाश समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए? ओके, मैं देता हूँ। आकाश के माथे पर आधा पसीना साफ दिख रहा था। वह झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। What the hell? क्या कर रहा था तू आकाश? स्टंट कर रहा है तू ट्रेन की गेट पर? आर यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? क्या कर रहा था तू? बता, आर्यन ने क्रोधी स्वर में कहा। अच्छा हुआ तू जाग गया। वो बच्ची वहाँ, अरे कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल उसे दे रहा था। बोलते बोलते आकाश चुप हो गया, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन की गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर आर्यन ने उसे ना रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। आर्यन आकाश को इस तरह देख परेशान हो गया। वो फिर मुझे दिखी थी। कौन? वो बच्ची। हाँ, उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुककर उसे वही दे रहा था, बट पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आकाश ने अपने परेशान होके आवाज में कहा। सबसे पहले तो अपनी सीट पे चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। दोनों वापस अपनी सीटों पर चले गए। आकाश की नींद मानो छू मंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई।
और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ चुकी थी। आकाश, जो ना जाने कब से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, झटपट उसने आर्यन को उठाया। आर्यन, उठ जा, हम सोनपुर पहुंच गए। सोनपुर प्राकृतिक वादियों में बसा एक खूबसूरत सा शहर था और इस वक्त ये ठंडी हवाएं मौसम को और भी सुहाना बना रही थी। मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया है, तो सबसे पहले हम होटल जाएंगे। वहाँ पे मैं तुझे पूरा प्लान समझाऊंगा। आकाश ने अपना सूटकेस खींचते हुए कहा। ऑटो से दोनों होटल पहुंचे। वहाँ फ्रेश होकर थोड़ा आराम किया और चाय वाय पीने लगे। अब तू मुझे प्लान समझाएगा, करना क्या है हमें यहाँ, कौन हमारी मदद करेगा, कुछ बताएगा तू मुझे? बताता हूँ। ये देख, इस बच्ची का स्केच भले ही फटा पुराना क्यों ना हो, पर इसके कोने में कुछ ऐसा है जिस पर मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था। आकाश ने चाय की चुस्की लेते हुए वो स्केच को आर्यन के पास बढ़ा दिया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा? आर्यन को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बताता हूँ यार, इसके कोने में एक चिन्ह है। कैसा चिन्ह? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। सवालों की दुकान। हाँ तो कहा था मैं, ये अपनी बेटी के पास थे जो तुझे सपने में पापा पापा कहती है। आर्यन ने आकाश को चिढ़ाते हुए कहा। तू पागल है क्या? कैसी बेटी? किसकी बेटी? और ज्यादा चू चप्पड़ की ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू किसकी साइड है? आकाश ने चिढ़कर कहा। अच्छा बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक तेरे साथ आया हूँ और तू कहता है किसकी साइड हूँ मैं? अच्छा छोड़, ये बकवास हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। ये चिन्ह एक फाइन आर्ट कॉलेज का है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ समय पहले मेरे कॉलेज में ड्राइंग की कंपटीशन हुई थी और वहाँ की मैडम सुमीना मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। एंड यू नो व्हाट, इस स्केच पे SM लिखा हुआ है। आई एम 100% श्योर कि ये सुमीना मैम ने ही बनाया है। हम वहाँ जाएंगे और मैम से मिलेंगे। आकाश की आंखों में चमक थी। सुनने में ये सारी बातें अच्छी तो लगती है, पर यार आकाश, इससे फायदा क्या होगा? पॉजिटिव सोचा करना यार। अगर मैं सही हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सपने की वो छोटी सी बच्ची कौन है, और अगर मैं गलत हुआ तो ट्रेन से सीधे घर। ठीक है, तू जो सोच रहा है वैसा ही हो। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर क्या? दोनों दोस्त सुमीना मैम से मिलने के लिए कॉलेज पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि सुमीना मैम ने जॉब छोड़ दी है और अब वो सोनपुर से सट्टे छोटे से गांव में रहती है। एक उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। अब क्या करे आकाश? फिलहाल के लिए वापस होटल चलते हैं और फिर क्या? गांव जाएंगे मैम से मिलने के लिए। आकाश अपने हाथों में रखे उस छोटे से कागज के टुकड़े को देखकर बोला, जिसमें कॉलेज वालों ने मैम का पता लिख दिया था। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। वक्त बीता, रात हो गई। सोए हुए आकाश को उसके बुरे सपने ने फिर जकड़ लिया। फिर वही सब और वही सवाल, पापा आप मुझे प्यार नहीं करते ना? एक ही झटके में आकाश नींद से जागा। कौन हो तुम? क्यों आती हो मेरे सपने में? क्या नाता है मेरा तुमसे? क्यों हर बार एक ही सवाल दोहराती हो? पसीने से तत्तर बत्तर आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के सपने सच ही होते हैं, अक्सर माँ ये कहती थी। आकाश ये सोचकर घबरा गया। बेड से उठकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने आर्यन को उठाया। कितना सोएगा, उठ जा। दोनों दोस्तों ने कुछ खाया पिया और चल पड़े अपने सफर पर। सुमीना मैम का गांव कुछ घंटों की दूरी पर ही था, जहां लोग सिर्फ बस से आया जाया करते थे। बस के सफर में आर्यन पूरे वक्त सोता रहा, पर आकाश एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ था। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और बस अपने गंतव्य स्थान पर आ पहुंची। फाइनली हम यहाँ आ गए, आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब बस हमारा काम हो जाए। आकाश और आर्यन सड़क पर चल पड़े। मंजिल अब कुछ ही दूर पर थी। अचानक आकाश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी है और एक बड़ी सी गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। ए लड़की, साइड हो जाओ, वो चीखा।
पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आकाश तेजी से उसकी ओर दौड़ा उसे बचाने के लिए। आकाश, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस आकाश को उस तरफ गाड़ी की तरफ सामने जाता देख चीख पड़ा, पर जब उसे समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को गाड़ी टक्कर मार चुकी थी। ये देख आर्यन के होश उड़ गए। आकाश, आकाश, तुझे कुछ नहीं होगा, बदहवास स्वर में उसने कहा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस ड्राइवर को घेर लिया। ऐसे गाड़ी चलाते हैं भाई? भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से से कहा। अरे ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने दौड़कर आया था, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकते हैं आप। मेरे दोस्त को टक्कर मारा आपने, मैं पुलिस बुलाता हूँ, आर्यन क्रोधित स्वर में कहा। खुद को पुलिस के लफड़े में फंसता देख वो घबरा गया और बोला, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ आता हूँ। फिर क्या था, आर्यन आकाश को लेकर उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचा। तुझे कुछ नहीं होगा आकाश, मैं हूँ तेरे साथ, आर्यन बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आकाश को जब होश आया तो आर्यन को अपने पास बैठा पाया। आर्य, अचानक फिर वो दर्द से तड़प उठा। अपनी पैरों की तरफ देखा तो मोटी बैंडेज लगी थी और सर पर भी। आर्य, वो ज्यादा हिल डुल मत, समझा तो? और यहाँ से जाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। आर्य, वो बच्ची। अरे क्या बच्ची बच्ची लगा रखा है तूने? हाँ, पता भी है तेरे पागलपन की वजह से क्या कांड हो जाता। घंटों से तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे तुझे कुछ हो जाता तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब देता? आर्यन फट पड़ा। अरे पर मैं। चुप, एकदम से चुप हो जा और सिर्फ तुम सुनो। अपना हाल देख, क्या से क्या हो गया है। पहले मुझे लगा क्या पता तेरी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई हो, पर अब मुझे लगता है ये सब तेरी इमेजिनेशंस है। सच तो यह है आकाश, यू आर ब्लडी लायर। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तू सिर्फ बस। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अपनी हद में रह, समझा तू? और किसे पागल बोलता है? मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो बच्ची मेरी इमेजिनेशंस है, आकाश ने गुस्से से कहा। वो बच्ची एक स्टोरी है और ये स्टोरी तेरा खाली दिमाग बना रहा है। तू दिमाग से बीमार है। मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता हूँ और तेरे वेकेशन का सच बताता हूँ। आर्यन नंबर डायल करने लगा। नहीं, तू पापा को कॉल नहीं करेगा। आकाश ने झपट कर मोबाइल लेने की कोशिश की, दोनों में हाथापाई हुई और आकाश बेड से गिर गया। तू दोस्त नहीं दुश्मन है। तुझे क्या लगता है तूने यहाँ आकर मुझ पे एहसान किया है? डूब कर मर जा कहीं, तेरा एहसान नहीं चाहिए मुझे, आकाश चीख कर बोला। ओके फाइन, ये रही तेरी बैसाखी, जहाँ जी करे वहाँ चले जाना, पर मुझे अब तेरे पागलपन का भागीदार नहीं बनना, आर्यन ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। आकाश जैसे तैसे बैसाखियों के सहारे खड़ा हुआ और वापस बेड पर लेट गया। जैसे तैसे या फिर जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, आकाश सोच में घिरा जा रहा था। मुझे आर्य से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मन ही मन सोचे जा रहा था। क्या पता वो बाहर बैठा हो। ये सोचकर आकाश बेड से उतरा और आगे बढ़ा। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई कि पूरा हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ी हवेली हो। अंधेरा घिर चुका था। आर्य, कहाँ है तू? सॉरी यार, सॉरी बोल रहा हूँ ना, आकाश ने परेशान स्वर में कहा। अपने आप को अकेला पाके वो थोड़ा घबरा गया। आर्य, बोलते बोलते उसकी नजर दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। ए लड़की रुको, आकाश ने जोर से कहा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो मेरी या मेरा सपना या फिर एक वहम? कौन हो तुम? सामने आओ। आकाश हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बैसाखी भी उससे दूर छिटक गई। पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक आकाश को सपने में सुनाई देता था, आज रियलिटी में उसे सुनाई दे रहा था। अपना सिर उठाकर देखा तो बच्ची उसके पास बैठी हुई थी और उसके हाथों में उसकी बैसाखी भी थी। पापा, माय फुट, मेरी बात गौर से सुनो।
और उसे अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी, समझी? आकाश आज अपने डर को साइड रख गुस्से से बोला। पापा ऐसे तो मत बोलो। कि आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी सी बच्ची से ऊंचे स्वर में बात करना आकाश को भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने लहजे को बदलकर बोला, देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। तुम छोटी बच्ची हो। ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। अपने घर जाओ। इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ से बैसाखी ली और किसी तरह खड़ा होकर आगे बढ़ चला। वो हमें जला देंगे पापा, बचाओ मुझे। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? इस मासूमियत भरी आवाज़ को सुन के आकाश को ना चाहते हुए भी पलटना पड़ा। देखो वो हैरान रह गया। बच्ची वहाँ से गायब थी। उसने हर तरफ देखा पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोबाइल निकाल वो आर्यन को कॉल करने लगा। आर्य पिकअप द कॉल। ऐसा भी क्या गुस्सा। कई बार कॉल करने के बाद आर्यन ने फोन उठाया। क्या है? आर्य मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। क्या? पुलिस? ठीक तो है ना तू? आर्यन ने घबरा कर बोला। मैं ठीक हूँ पर वो बच्ची मुसीबत में है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो कह रही थी कि कोई उसे जला देगा, मार देगा। आकाश तू फिर से शुरू हो गया? तू आराम कर, समझा? ये बच्ची को भूल जा। मैं वहाँ आ रहा हूँ। और हाँ, तू हॉस्पिटल से निकलने की तो सोचना भी मत। आर्य ये हॉस्पिटल। आकाश की पूरी बात भी नहीं हुई थी कि आर्यन ने बीच में ही कॉल काट दिया। आज पता चला तू कितना कमीना है, पर मैं उससे भी बड़ा कमीना हूँ। मैं यहाँ रुकने वाला ही नहीं हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल में तो कतई नहीं। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। आज आर या फिर पार। किसी को कोई हक नहीं कि मुझे दिमागी मरीज समझे। आज पता चल जाएगा कि वो छोटी बच्ची वहम नहीं है। आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। बैसाखियों के सहारे वो आगे बढ़ चला। ऑटो से वो बस स्टॉप पहुंचा और बस में बैठ गया। इसी बीच आर्यन ने ना जाने कितने कॉल किए पर आकाश ने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दिया। कुछ ही घंटे में वो सोनपुर में था। वहां से वो उस मकान के पास पहुंचा। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आकाश हैरान हो गया क्योंकि इस सुनसान मकान के पास भीड़ की उम्मीद उसे नहीं थी। जब वो पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मकान में आग लगाई जा रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोलते बोलते आकाश की नजर एक औरत पर गई जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। शायद भीड़ ने मारा था उसे। आप तो ठीक तो हो ना? मैं कुछ करता हूँ। आकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की। मेरी बेटी, ये लोग मेरी बेटी को जला देंगे। मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। उस औरत ने तड़पते हुए कहा। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान के अंदर बच्ची है, वो जल जाएगी। उसी को तो जलाने आए हैं। बदचलन माँ की नाजायज बेटी। ये जिएंगी तो हमारे गांव के बच्चे बिगड़ जाएंगे। हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमारे गांव के बच्चे यही सीखेंगे। इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने मसाल फेंक दी और आग लगा दी। नहीं, वो जल जाएगी। छोटी सी बच्ची है वो। नहीं, आकाश चीख पड़ा। वो इसी लायक है। नहीं, उसने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान के अंदर घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आकाश खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं न कहीं आकाश को अपना अंत नजर आ रहा था, पर वो उस बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। एक धीमी सी आवाज उभरी। आवाज एक अलमीरा से आ रही थी। उसने बोला। उसने खोला तो डरी सहमी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमीरा में तो तुरंत दम घुट जाएगी। चलो चले, अब यहाँ रुकना नहीं है। आकाश उसे अपने साथ लेके चल पड़ा। आप मुझे बचाने आए? हाँ, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। आकाश ने सुकून भरी नजरों से उसे देखा। पूरे कमरे में धुआं सा था। दोनों आग से बचते हुए निकल रहे थे। मेन दरवाजे में आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आग बढ़ने ही वाले थे कि आग ने बच्ची को अपने गिरफ्त में ले लिया। बचाओ, बचाओ, वो बच्ची चीखी।
नहीं। आकाश घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी पे से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया, खुद को घसीटते हुए उस तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। आप मुझसे प्यार करते हो ना? बच्ची के मुंह से किसी तरह ये शब्द निकले। वो आधी जल चुकी थी। मैं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश की आंखें भर आई और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। आकाश को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया या फिर घेर लिया कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने उस बच्ची के हाथ को अपने सीने से लगा लिया और आंखें मूंद ली। डॉक्टर, डॉक्टर, आकाश को होश आ रहा है। आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। कहराते हुए आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर गई। वो हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में वो बैंडेज थी ना? अरे मैं तो वो आर्यन, वो तो क्या भाई? वो बच्ची मर गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो मर गई। गांव वालों ने उसे जला दिया। वे इंसान नहीं, दरिंदे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। आकाश बदहवास सा बड़बड़ाए जा रहा था। हे भाई, शांत हो जा तू। तेरे सर पे चोट लगी है और तू कुछ भी बोलने लगा। मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सिर पर चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तो तू अब जागा है। याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? आर्यन ने कहा। क्या? पर मैं तो आग में। आकाश अपने पैरों को देख हैरानी से बड़बड़ाए जा रहा था। यानी उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर आकाश? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर। आकाश मुस्कुराकर बोला। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन आकाश के पास बैठा और काफी गंभीर लहजे में बोला, तू सही है ना भाई? तेरी हर एक बात सही है, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगी तुमीना मैम कहेंगी। तुमीना मैम? अचानक कमरे में एक अधेड़ी उम्र की महिला ने प्रवेश किया। जब तू बेहोशी की हालत में इस बेड पर लेटा था, तब मैं इनके पास पहुंचा और मैं इन्हें वो हर एक बात बता दी जो तूने मुझे बताई थी। आर्यन ने कहा। अब कैसा महसूस कर रहे हो आकाश? सुमीना चेयर पर बैठते हुए बोली। पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद कोई हेमा और उसकी बेटी रिमी के बारे में चर्चा करेगा या पता करेगा। पर जब तुम्हारे दोस्त आर्यन ने मुझसे रिमी के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब तुम्हारे साथ हुई घटनाओं का मुझे पता चला। और इस हैरानी का क्या कारण है मैम? आकाश कड़ियों से कड़ियों जोड़ने का फिराक में था। वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। ये कहते हुए सुमीना के चेहरे पर बड़ी सी उदासी की लकीर आ गई। बड़ी भली औरत थी बेचारी। हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी। अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उससे शादी का वादा तो किया, पर वक्त आने पर वो उन वादों को तोड़ भाग निकला। वो माँ बनने वाली थी और ये बात जब गांव वालों को पता चला तो उसका बहिष्कार कर दिया गया और इस तरह वो नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सजा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के पार उससे अक्सर मिलने जाती रही। जब उसे रिमी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के लिए तरसती रही, जो उसे कभी न कभी मिल पाया। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी को पार कर उसके पापा उससे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में उसका अंत हो गया। अफवाह तो यहाँ तक है कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, सच है, आकाश ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है इतने महीनों से, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसों को सुनकर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद और सलाह दोनों के लिए शुक्रिया मैम, पर नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड।
इट्स ओके, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। एज यू विश, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। मैम के जाते ही आर्यन ने कहा, तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों किया? क्योंकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े अब। मतलब? आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया है और मैं कुछ समझा नहीं। वो सवाल जो मेरे हर सपने में मुझसे पूछा जाता था, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते? आर्य, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आकाश ने कहा। व्हाट? ये क्या बात हुई? समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है आकाश, और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलती क्योंकि उसका ना कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। और क्या गारंटी है कि रिमी की आत्मा अब तुझे तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई तो यहाँ आए ही क्यों हम? बोल बोल ना। तो चुप हो तो न मैं बोलूं। तूने सही कहा, हम इसे घर पर भी सुलटा सकते थे। पर आर्य, मैं वो आकाश नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। पहले मुझे अपनी जान की फिक्र थी। सच कहूँ तो मैं डरपोक था, पर इस घटना ने मुझे बदल दिया। रिमी ने मुझे बदल दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज अपने पापा का इंतजार करती होगी, आबादी से दूर, एक ऐसी जगह में जहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं था। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, पर उसके इंतजार को खत्म नहीं कर पाए और उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही। और जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया और मैंने उस बच्ची के सवाल का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूँ मैंने उससे सच नहीं कहा, पर जो अपनी आत्मा या फिर अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रखकर दम तोड़ने की हो, तो क्या तू उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी आर्य। मुझे पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छी से जानता हूँ कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची के आत्मा को मुक्ति दिला दी है। आकाश मानो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। कभी कभी मैं तुझे समझ नहीं पाता आकाश, मेरी बातें समझो मत, बस मान लो यार। कभी कभी मैं खुद को भी समझ नहीं पाता, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब क्या करें? क्या करना है? घर चलना है, आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा कि चेहरे पर एक सुकून की छाया थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुन सकें। और अगर आपके पास भी कोई अपनी एक्सपीरियंसेस है या कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी। शैतानी पुतले के सामने एक तांत्रिक बैठे हुए कर्कश आवाज में बोला, ऐ काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरों के बेताज बादशाह, ऐ शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरा पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुझसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूँ। मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरा शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तो सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे। इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज आती है, तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख मर्तबा माला जप करना होगा और प्रत्येक 1.25 लाख जप पूरे होने के बाद एक बच्चे की बलि देने होंगे। इस तरह से तुम्हें 7 बच्चों के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी। इतना कह शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ा है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तनों की आड़ में तांत्रिक छुप गया और उसकी लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। सिद्धार्थ वीरू से, अबे जल्दी से जा दौड़कर और 2 वड़ा पाव और 2 ऑमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा ऑमलेट बना दूंगा। वीरू हाँ में सिर हिलाकर चल दिया दुकान की ओर। इधर तांत्रिक भूखी नजरों से वीरू को अपनी ओर आता देख खुश हो गया और इससे पहले वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू
एक टक तांत्रिक को देख असहम हो गया और अगले पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है पर बोल ना सका। तांत्रिक वीरू के आंखों में देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अगले पल वीरू बेहोश हो तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू को बेहोशी की हालत में देख तांत्रिक उसे एक बोरे में डाल अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश कर बोरे में कसे वीरू को गुफा के कोने में रख दिया। अब शैतान के पुतले के सामने 1.25 लाख जप करने के लिए बैठ गया। तत्पश्चात कई घंटे के बाद माला जप पूरा होने के बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाला। शैतान के पुतले समक्ष वीरू को घुटने के बल बैठाकर हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, ऐ शैतानों के शैतान, मेरे मालिक, ऐ मेरी पहली बलि स्वीकार करो और मुझे अमर होने की शक्ति दे। इतना बोल खून की प्यास में चमकती तलवार से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और एक खप्पर में भरी खून को शैतानी पुतले के समक्ष ले जाकर रख दिया। तो चंद मिनटों के बाद फिर खप्पर को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा, हा 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 हा। पुनः अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सुबह सुबह शहर से बाहर आगे रास्ता जाम था। पुलिस को एक सरकटी लाश मिली थी। पुलिस छानबीन करने में लगी है पर अभी तक मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है और अभी तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। घटना को देखकर लोगों ने दहशत फैला दी। भला इस मासूम का क्या कसूर? कातिल ने कितनी बेरहमी से हत्या की है। शाम के वक्त तांत्रिक एक बार पुनः निकल पड़ा अपने शिकार की तलाश में। एक बड़े से ग्राउंड फील्ड में 4-5 बच्चों को एक साथ खेलते देख तांत्रिक झाड़ियों में इस कदर छुप जाता है जैसे कोई भूखा भेड़िया जो कि अपने शिकार का घात लगाए बैठा हो। तांत्रिक अपनी काली विद्या की शक्ति से गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जिससे बच्चे खेल रहे थे। अब गेंद बराबर झाड़ियों में आ गिरा। पंकज बोला, ए कुमार, जो गेंद लेके आ। कुमार जैसे ही झाड़ियों में प्रवेश किया तो काफी देर तक वापस ही नहीं आया। बच्चे सब परेशान हो गए। एक पर एक सभी बच्चों ने गेंद को ढूंढने झाड़ियों में पहुंचे पर सभी को तांत्रिक ने अपनी काली विद्या की शक्ति से बेहोश कर दिया और सभी बच्चों को लेकर अपने मुकाम को रवाना हो गया और एक बार में 5 बच्चों की बलि चढ़ाकर बेहद डरावनी आवाज में हंसने लगा और गरज कर बोला, ऐ मेरे शैतान, अभी तक मैंने 6 बलि चढ़ा दी है। एक बलि और शेष है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता है। हा 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 हा। पर इस बार मैं अपनी काली विद्या की शक्ति से किसी नौजवान लड़के का नाम पता करके सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हा 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 हा। तांत्रिक की हंसी से सारा वातावरण गूंज उठा। अगले सुबह फिर लोगों को 5 बच्चों की सिर कटी लाश मिली। हाय, किसने इन मासूमों को इतनी बेरहमी से मारा है? अरे भाई, कोई जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच आती है। इंस्पेक्टर आर्या गाड़ी से बाहर निकलने के बाद डेथ बॉडी की मुआयना की। काफी देर तक बहुत माथापच्ची करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सारे शहर में दहशत फैल गया। कुछ लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे कि अरे भाई, क्या हो गया है हमारे शहर को? दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है पर पुलिस है कि हत्यारे को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हत्यारा खुले आम शहर में घूम रहा है पर पुलिस उसे पकड़ने में असफल है। फिर बगल में बैठी एक औरत बोल पड़ी, अजी बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी 11 लोगों की मौत हो गई और पुलिस है कि आंख पे पट्टी बांधे सोई है। दूसरा आदमी बोला, चलो ठीक है,
हत्यारा कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून उसकी गर्दन जरूर नापेगा। देखते हैं आखिर बकरे की माँ अब तक खैर मनाएगी। हॉस्टल के ग्राउंड में रजनीश, संजय, अकबर, सोहन फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और इधर मोहन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक ने मोहन को अपने सम्मोहन शक्ति से अपने बस में करने की चेष्टा करता है। मंत्रों को उच्चारण करते हुए बार बार तांत्रिक ने मोहन को नाम लेते हुए बुलाया, मोहन मोहन मोहन, इस वक्त तुम मेरे बस में हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मोहन, चले आओ। तांत्रिक आंख बंद करके बोले जा रहा था बार बार। इधर सोया हुआ मोहन को बेचैनी सा होने लगा। आखिरकार मोहन तांत्रिक के सम्मोहन जाल में आकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर जो चारों दोस्त मैच खेल रहे थे उन्होंने देखा कि अरे ए मोहन कहाँ जा रहा है। संजय बोला, यार मुझे तो लगता है कि ए नींद में चल रहा है। रजनीश, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। अकबर, हाँ यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोहन, हम चुपके इसका पीछा करते हैं। अब देखते ही देखते मोहन तांत्रिक के सम्मुख पहुंच गया। तांत्रिक ने मोहन को बेहोश कर उसे उठाकर अपने काली गुफा में पहुंच गया। रजनीश, देखा ना, मुझे तो पहले ही शक था, यही है कातिल जो बच्चों को अगवा करके उनके सर को काट रहा है। संजय, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो हम चारों टूट पड़ते हैं। अकबर, हाँ हम पूरे हिम्मत से इस शैतान को मुकाबला करेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त तांत्रिक पर हमला कर दिए, मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में चारों को छिड़क कर दूर फेंक दिया। मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में चारों को छिड़क कर दूर फेंका। तांत्रिक ने भयानक अट्टहास करते हुए बोला, आज तुम चारों की मौत खींच लाई है। अब चारों की कोशिशें होने लगी। संजय ने फाइट से तांत्रिक पर प्रहार किया, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अकबर ने कहा कि हम ऐसे इस शैतान को नहीं हरा सकते। अब तांत्रिक ने सोहन की गर्दन दबोचे हुए था कि अचानक रजनीश ने एक तेज धारदार हथियार से तांत्रिक के सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया। अब चारों दोस्त मोहन को संभालते हुए हॉस्टल में ले आए। इधर तांत्रिक का सर उड़ता हुआ शैतानी पुतले के पास आकर बोला, ऐ मेरे मालिक, मुझे बचा और अपनी काली शक्ति दे ताकि मैं उन चारों को मौत का घाट उतार सकूं। इतना कहकर अट्टहास करते हुए कटा हुआ सर हॉस्टल के ग्राउंड तक पहुंच गया और सबसे पहले उसने अपना शिकार वॉचमैन को बनाया। वॉचमैन देखा कि एक कटा हुआ सर भयानक अट्टहास करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो एकदम से पागल की तरह चिल्लाया और हॉस्टल की तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला और सीढ़ियों के नीचे गिर पड़ा। एकदम से जख्मी हो गया, मगर ना जाने कहां से शक्ति जुटाकर फिर उठकर भागने लगा। कहां भागेगा मुझसे बचकर, तेरा मौत निकट आ गई है। तभी अचानक कटा हुआ सर वॉचमैन के चेहरे से आकर चिपक जाता है। अकबर ने ये सब देखकर गला फाड़ कर चीखते हुए भागने लगा। कटे हुए सर ने अकबर की तरह बढ़ा, अब तेरी बारी है। इसके बाद अकबर के चेहरे से चिपक गया। अब अकबर की मौत हो जाती है। तभी सोहन ने लाठियों से कटे हुए सर पर प्रहार किया, मगर नाकाम रहा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आ अब तेरी बारी है। उसने सोहन को भी मार डाला। इधर रजनीश ने जल्दी से पास के मंदिर से पंडित माली जी को बुलाकर लाया। माली जी ने हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्रों को पढ़कर कटे हुए सर पर फेंका, जिससे कटा हुआ सर हॉस्टल से गायब हो गया। पंडित माली जी ने कहा, मैं इस शैतान को कुछ देर तक रोक सकता हूँ, मगर ज्यादा देर तक नहीं। इससे पहले वो किसी और को हानि पहुंचाए, हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए उसकी शैतानी गुफा में जाना होगा और जो शैतान का पुतला है उसे अगर जला दिया तो
तो इस शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। रजनीश ने बोला, तो जल्दी से हमें चलना चाहिए क्योंकि इसकी ताकत और बढ़ती जा रही है। संजय, रजनीश और पंडित माली जी तांत्रिक की गुफा में प्रवेश करने के बाद पंडित जी मंत्र का जाप करने बैठ गए। तांत्रिक ने बाधा उत्पन्न करने लगा और कभी संजय को तो कभी रजनीश को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिए मत, भले ही हमारा जान चली जाए, इससे अच्छा है कि इस शैतान का अंत। पंडित जी मंत्रों से हवन करने में लगे हुए थे। अचानक तांत्रिक ने काला जादू से पंडित जी के ऊपर एक बड़े से पत्थर से प्रहार किया, जिससे पंडित जी बेसुध हो जमीन पर गिरे और जोर से रूकते हुए बोले, संजय, ऐसे ये शैतान खत्म नहीं होगा। वो शैतानी पुतले में इसका जान बचता है, उस पुतले को आग से जला दो और ये शैतान खत्म हो जाएगा। संजय ने जल्दी जल्दी से पेट्रोल का तेल डालकर जलाना चाहा। इससे पहले शैतान ने संजय का गर्दन दबोच लिया। अब इधर रजनीश को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने एक पत्थर से इतनी तीव्रता से पुतले पर मारा जिससे कुछ चिंगारी निकली और आग पकड़ लेती है और पुतला धड़ाक से जल उठा, जिससे तांत्रिक की सारी ताकत खत्म हो जाने के बाद तांत्रिक भी जलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहे। और अगर आपके पास खुद की कोई रियल स्टोरी है या कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक की मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा और इसके साथ एक और चीज भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल आया था का तबादला मतलब ट्रांसफर देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मनाया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारा कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक ऑफिसर ने यह पार्क उनके बच्चे के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन यह सुनकर शिव के मुंह से वह निकल ही गया जिसे वह अफसर सुनाना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उस पार्क बनाने वाले ऑफिसर का। तभी अचानक से पीयूष का पैर फिसल गया और स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा ऑफिसर बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब फिर से नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पे लेटा दिया। कुछ समय बाद आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल-कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 किलोमीटर या फिर एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा पर बनाया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड लगाने के लिए उसे गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों न पीयूष को भी जंगल दिखाने ले जाऊं साथ में। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहाँ के पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल आखिर की पूछ ही लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है?
ये तो तुमने बताया ही नहीं। और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र और सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोना की बहुत सारी किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबाकर मारा, के बाद अपने 2 बेटों के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए, फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्य रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर जॉन ने कभी पेट चीरकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी का लाश पूल पे सफेद होकर तैर रही थी। के नजदीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ पैर और सिर के टुकड़े मिले थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन का लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत से भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी श्याम ने बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उस रात उसने सभी नौकरों को पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके हुए थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा एक ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक बलि ले जाएगा। दिन से लेकर आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर देता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसीलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? और चुनौतियों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं भागता और आज तक नहीं भागा हूँ। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय की पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ही ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेज कर ही दम लूंगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो गए थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए आते थे, वो तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का नाम जपते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहाँ
पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया और वह तेजी से पीयूष के कमरे के पीछे भागा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो देखा उससे सब कुछ बताया। फिर दोनों मिलकर के पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिर के या फिर गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती हुई आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने को आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन करके कुछ देर बात कर ली। फोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ साथ गार्ड्स और सेक्रेटरी एंड श्याम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझा करके रखना होगा। जिसके शरीर में भी जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ रखा, पर में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे कि किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा को उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने को आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसीलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोना की किताबों का भंडार था। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। में एक काले जादू से अमर होने की किताब थी और पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। तो मैंने उसे पूरी तरीके से पढ़ा और फिर समझा कि इस चीज़ से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास अपनी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।